हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो गाइस, ये नेशनलिज्म इन इंडिया के अकॉर्डिंग राष्ट्रवाद जो भारत में स्टार्ट हुआ था, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास एंड आल्सो फॉर अदर क्लासेस, बिकॉज इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको बहुत सारी क्लासेस में मिलेंगे। The growth of modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement. Anti-colonial movement guys उस मूवमेंट को कहते हैं जिसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बगावत के लिए जो जंग छेड़ी थी इंडिया वालों ने, भारत वालों ने, कि जो उन्होंने उपनिवेशवाद यहाँ बस्तीवाद स्टार्ट कर दिया था। यहाँ जगह जगह पर आकर अपना एक बाज़ार स्थापित किए थे, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल या फिर कच्चा माल के अलावा जो भी फैसिलिटीज़ थी अपनी मार्केट को चलाने के लिए वो खुद को प्रोवाइड करवाते थे। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू फॉर्म ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। अब एक कांग्रेस के अंदर एक जो नेतागिरी जिसको हम कहते हैं या लीडरशिप क्वालिटी होती है, महात्मा गांधी के द्वारा एक कोशिश की गई थी, ठीक है, एक मूवमेंट चलाई गई थी। हाउएवर द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ऐसा था कि अगर पूरी तरह से यूनिटी एकता होती तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए थे, ठीक है, अमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट होती गाइस वो। फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। इसमें जो हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी गाइस। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी हमारी 1914 को, ठीक है। उसी के बीच में कह लो कि ज़बरदस्ती जो लोग थे उनको सेना में भर्ती किया जा रहा था, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो भारत में होने के बावजूद अंग्रेज़ों ने किसी तरह की कोई सहायता नहीं की थी। आश्वासन ज़रूर दिया गया था, विश्वास ज़रूर दिलाया गया था कि हाँ भी इंडिया वालों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बट जब कुछ नहीं किया गया तो लोग बहुत खिलाफ़ हो गए थे, और लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयाँ थी जो अंग्रेज़ों के लिए जो वहम था वो उनके मन से निकलने लगा था। तो इसी को लेकर इंडिया में कुछ ऐसी मूवमेंट्स चलाएगी जो कि कह लो ऐसी बगावत की क्रियाएं हुई, जो मूवमेंट्स हुई, जो जिनके नाम आते हैं खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। अगर हम खिलाफत की बात करें तो खिलाफत के मुद्दे ने गांधी जी को एक मौका दिया था, जिससे क्या था, हिंदू और मुसलमानों को एक मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार हुई थी। हमें भी पता है कि जो तुर्की है उसको करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें क्या हुआ, ऑटोमन के शासक पर एक कड़े संधि समझौते की अफवाह भी फैली हुई थी। ऑटोमन का शासक जो था गाइस, वो इस्लामी संप्रदाय का खलीफा भी हुआ करता था। खलीफा की तरफदारी के लिए बम्बई में मार्च 1909 में, ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, नेशनल मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन न्यू एरियाज 1999। अब जो नेशनल ये वाली मूवमेंट थी कब फैली थी गाइज, 1919 को, एंड इनकॉपरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल्स। जो भी सोशल ग्रुप्स थे उनको इनकॉपरेट करना स्टार्ट कर दिया, या कह लो कि उनके साथ किसी तरह का लेन देन या किसी तरह का कामकाज या किसी भी तरह का सहयोग देना उनको बंद कर दिया गया। और नए कह लो कि डेवलपिंग मोड्स जो थे स्ट्रगल के लिए, नए संघर्ष करने के उनके जो ग्रुप्स थे वो बनने स्टार्ट हुए। अब 1999 में एक खिलाफत कमेटी भी बनाई गई, ठीक है। तो जब गाइज वो खिलाफत कमेटी बनाई गई तो उसमें कौन मेन थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली नामक दो भाई उस कमेटी के नेता या लीडर थे। वे भी चाहते थे कि महात्मा गांधी इस मुद्दे पर जन आंदोलन करें या वो भी उनमें शामिल हो। 1920 में फिर हुआ कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन हुआ, एक मीटिंग हुई जिसमें खिलाफत के समर्थन में स्वराज के लिए एक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडेंस के नाम से एक कह लो कि मूवमेंट्स जो कह लो जो बगावत के लिए उन्होंने एक बगावत करी और वो चलाया गया, उसकी शुरुआत की गई, ठीक है। तो महात्मा गांधी केम टू इंडिया एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। अब महात्मा गांधी जब इंडिया आए तो उन्होंने सत्याग्रह से रिलेटेड कह लो पे बल दिया, ठीक है, द पावर ऑफ जो। और सत्याग्रह गाइस होता क्या है, सत्याग्रह से ऐसा मतलब कह लो कि जिसमें किसी तरह की पावर की ज़रूरत नहीं होती, आउटर पावर की ज़रूरत नहीं होती, जो सच है वो सबसे बड़ा है, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ,
और हमें सच्चाई की खोज ही करनी होती है उसमें। ही एडवोकेटेड दैट फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपोजिटर। कभी भी अपने सामने वाले ऑपोजिशन में जो आपकी बगावत में खड़ा उसको हराने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको फिजिकल बल की ज़रूरत पड़े। तो गाइज यही होता है सत्याग्रह, जिसमें हम बिना बल लगाए, बिना शक्ति लगाए, बिना किसी का फिजिकली हार्म पहुँचाए उसको अंदर से रियलाइज़ करवाना होता है। ठीक है। In 1916, he traveled to Champaran in Bihar and inspired the peasants to struggle against the oppressive plantation system. अब 1916 में क्या हुआ गाइस? ही ट्रैवल टू चंपारण, चंपारण जो बिहार में था वहाँ पे गए, वहाँ पे जो भी स्ट्रगल करने वाले किसान थे, ठीक है, जो प्लांटेशन करते थे वहाँ पे, उनको इम्प्रेस किया गाइस। ठीक है। ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम जो भी था उनका, ठीक है, उनके पीसेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, उनके जो प्लांटेशन सिस्टम के ऑपोजिट सारी चीज़ें थी उनको सहयोग करने के लिए वो चंपारण गए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। कब भारत वापस आए? 1915 में। हिज हीरोइक फाइट फॉर द इंडियन इन साउथ अफ्रीका एंड वॉज वेल नॉन। हमें भी पता है कि उनका जो साउथ अफ्रीकन्स को लेके वेल नॉन, सबको सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि वहाँ पे जो अफ्रीकन्स के साथ जिस तरह का भी भेदभाव किया जाता था, उस चीज़ को लेके जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और इसी चीज़ का कह लो कि उन्होंने इंडिया में आए, फिर इंडिया में भी जो भेदभाव लोगों के साथ किया जाता था उसके खिलाफ ही उन्होंने फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी बगावत से रिलेटेड उनके कह लो मूवमेंट्स थे वो चलाए। हिज नॉवेल्स मेथड ऑफ मास एगिगेशंस नॉन एज सत्याग्रह हैड यील्डेड गुड रिजल्ट्स। और उनका जो इस चीज़ को लेके उन्होंने सत्याग्रह चलाया था गाइज, उसके जो नतीजे आए वो सामने अच्छे आए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। ये मैंने आपको पहले भी बताया। In 1916, Gandhi traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. अब जो किसान थे उनसे जो जबरन खेती करवाई जाती थी, कह लो कि वो जो खेती करना चाहते थे उसके अलावा उनसे जो अपनी जैसे कि नील की खेती होगी, अफीम की खेती होगी, जो अंग्रेज लोग अपनी मार्केट को चलाने के लिए उनसे ज़बरदस्ती जो खेती करवाते थे उस चीज़ की भगावत के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, एक स्ट्रगल चलाने के लिए उनके साथ जा खड़े हुए। इन 1917 क्रॉप्स फील्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिमिट एंड लैंड रेवेन्यू एंड इंसिस्टेड इन ऑन इट्स फुल कलेक्शन। अब 1917 में कह लो कि क्रॉप्स फील्ड जो भी उनकी खेती थी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज़ टू रिमिट लैंड रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि किसी तरह का जो लैंड रेवेन्यू वो माफ़ नहीं किया जाएगा और उनको इंसिस्ट किया गया फुल कलेक्शन के लिए भी किसी तरह की कटौती ना करके हमें तो फुल कलेक्शन पूरा जो है इकट्ठा किया जाएगा। इन 1918 महात्मा गांधी इंटरवेंटेड इन अ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड मिल ऑनर ऑफ अहमदाबाद। ही एडवाइज्ड टू वर्कर टू गो ऑन स्ट्राइक एंड टू डिमांड अ 35% इंक्रीज इन वेजेस। अब 1918 में महात्मा गांधी फिर इसी डिस्प्यूट को लेके वर्कर्स से जाके मिले एंड मिल ऑनर, और जो अहमदाबाद का मिल ऑनर था उनको भी मिले। एडवाइज टू, और उन्होंने उनको एडवाइस दी, सलाह दी कि आप एक स्ट्राइक करो जिसमें हम ये डिमांड रखो कि जो भी वेजेस हैं उनको 35% बढ़ाया जाए। सत्याग्रह ब्रॉट गांधी जी इनटू क्लोज टच विद द वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज। अब एक जो सत्याग्रह था उसकी वजह से गांधी जी जो थे जितने भी अर्बन एरिया के वर्कर्स थे उनके क्लोज कांटेक्ट में आ गए। ठीक है। अब हमारे पास आता है गाइस इसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ आपको जितना भी अभी तक मैंने करवाया आपको समझ आया होगा। अभी हम करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट सबसे पहले क्या था? ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में इसके बारे में बताना चाहूँगी। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, के द्वारा 1919 में
रॉलेट एक्ट को पारित किया गया या कह लो कि पास किया गया। व्हेन द रॉलेट एक्ट 1990 वाज पास हर्डली थ्रू द इंपीरियल एक्ट के द्वारा इसको चलाया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल इंस्पायर ऑफ अन यूनानिमस ऑपोजिशंस ऑफ द इंडियन मेंबर्स एंड गांधी जी पेशेंस कम टू द एंड। और इसी वजह से कह लो कि गांधी जी की जो पेशेंस थी, जो कह लो कि सहन करने की शक्ति थी, उसका अंत हो गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया और इवन देन विथ हमारे महात्मा गांधी जी भी एक थे उन्हीं में से, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया, फिर भी इसको पास किया गया। इस एक्ट ने राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए एक असीम शक्ति प्रदान थी, जिसके द्वारा क्या है, बिना किसी ट्रायल के जो भी राजनीतिक कैदी थे, जिन पे भी किसी तरह का अंग्रेजों को डाउट था, तो वो उनको बिना किसी कह लो कि सबूत के, प्रूफ के 2 साल तक बंदी बना सकते थे। तो इसी तरह से जब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल इंस्पायर यूनानिमस ऑपोजिशंस ऑफ इंडियन मेंबर्स की बहुत गिनती में इस चीज़ ने उन लोगों को इंस्पायर किया। गांधी जी पेशेंस कम टू एंड, और गांधी जी की जो पेशेंस थी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इस वजह से गांधी जी wanted non-violent civil disobedience against such injustice law which would start with the हड़ताल on 6 अप्रैल। अब गांधी जी चाहते थे कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक नॉन वायलेंस, अहिंसा से रिलेटेड एक सिविल डिसओबीडियंस की ऐसा आंदोलन चलाया जाए, जिसके थ्रू क्या था, इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके, इसके खिलाफ अनजस्टिस लॉ की ये जो लॉ है ये कह लो कि सही नहीं है, ठीक है। और ये कह लो कि 6 अप्रैल को इसके खिलाफ एक सिविल डिसओबीडियंस जो था, आंदोलन था या रिवोल्ट था, वो चलाया गया, जिसमें पूरी की तरह पूरा का पूरा ये जो कह लो कि एक्ट था ये नॉन वायलेंट था, किसी तरह की किसी को क्षति पहुंचाने का इसका कोई मकसद नहीं था। 16 अप्रैल 1919 वाज ऑब्जर्व एज अ सत्याग्रह डे, और 16 अप्रैल 1999 को ऑब्जर्व किया जा गया कि ये पूरा का पूरा सत्याग्रह डे था। व्हेन पीपल ऑल ओवर द कंट्री ऑब्जर्व फास्ट एंड हड़ताल, पूरे के पूरे जो लोग थे उन्होंने अपना कह लो कि फास्ट रखा था, ठीक है। 1919 द कंट्री विटनेस्ड अ रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। अब ये पूरे के पूरे कह लो कि राजनीतिक तौर से लोगों को जगाने के लिए ये एक्ट था। लोकल लीडर वर पिकअप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको अमृतसर से पिक कर लिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली की एंट्री में ही कह लो कि बेयर्ड फ्रॉम द एंटरिंग दिल्ली। ऑन 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession provoking widespread attack on banks। अब कह लो कि जो अमृतसर में पीसफुल ये सारा कुछ चल रहा था, शांति में ढंग से चल रहा था, लेकिन एक वाइड स्प्रेड बहुत कह लो कि बहुत मात्रा में एक अटैक हुआ ऑन द बैंक, ठीक है, के किनारे पर। तो इसी तरह ये जो था अमृतसर में फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, फायर कर दिया गया गाड़ी। तो ये चीज़ हमें भी पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का जो निर्णय लिया, कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से ही रोक दिया गया, एंटर करने ही नहीं दिया गया, ठीक है। और इसी तरह 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान पर भारी समर्थन हुआ, बहुत सारे लोग आके इसमें शामिल हुए, अलग अलग शहरों में इसके समर्थन में निकल पड़े। दुकानें बंद हो गई और रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। अब हमें उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ आया होगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जलियांवाला बाग। तो सबसे पहले हम जलियांवाला बाग के बारे में थोड़ा सा कह लो कि बेसिक जो नॉलेज है वो आपको दूंगी मैं। 10 अप्रैल 1999 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जो गोली चलाई, जो फायर करा, ठीक है, और ये काफ़ी वाइड स्प्रेड था गाइड, जो फायरिंग की गई थी, काफ़ी लोगों पर की गई थी। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थानों पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और इसकी कमान किसके हाथ में गाइस थी? जनरल डायर जी के हाथ। जी तो उनको कहना बनता ही नहीं है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से हमारे बहुत सारे इंडियंस जो थे उन पे गोलियां चलाई गई और जबकि बिना कसूर के उनको मारा गया, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे।
A large crowd gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में बहुत मात्रा में लोग इकट्ठे हुए थे। People came to protest against government repressive measures while some came to attend the annual बैसाखी फेयर। अब काफ़ी मात्रा में लोग जो थे, जो भी लोग गवर्नमेंट की नीतियाँ चल रही थी उनके कह लो कि उसी के अकॉर्डिंग वो जो सारे लोग थे इकट्ठे हुए थे, जिसमें कुछ लोग तो जो बैसाखी फेयर है उसको अटेंड करने आए थे। जनरल डायर एंटर द एरिया, ठीक है, उस एरिया में एंटर किए एंड ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। अब जो भी ओपन एरिया था जहाँ से लोगों ने निकलना था उसको सील कर दिया गया या उसको बंद कर दिया गया। लोगों पे, पूरे के पूरे क्राउड पे गोलियां चला के 100 के करीब कह लो हंड्रेड्स के करीब, हज़ारों की गिनती में लोगों को मारना शुरू किया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल। अब ये जो सारी चीज़ें थी गाइज, दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। देखते ही देखते वहाँ पे कह लो कि एक शमशान घाट की तरह सब कुछ बन गया गाइज। तो जलियांवाला बाग का दुख न सहा 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीण का एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। ये बाग चारों तरफ से बंद किया गया और लोगों के निकलने के जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया। जनरल डायल ने निकलने के रास्ते बंद करवा के वहीं से गोलियां चलवाई गाइस, ठीक है। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था, बड़ा ही गंदा था। इससे चारों तरफ का जो थी हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे, ठीक है। तो अब हमारे पास सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब their noises on the ground, crawl on the streets and do slum to all sahibs। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है खिलाफत मूवमेंट। तो अभी हम करेंगे खिलाफत मूवमेंट पे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। अब हम करेंगे खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट थी क्या? खिलाफत के मुद्दे ने गांधी जी को एक अवसर दिया था, एक मौका दिया था जिससे हिंदू और मुसलमान एक ही मंच पे इकट्ठे हो सके। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। रोलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट हैज़ स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन। रोलेट जो सत्याग्रह था काफ़ी मात्रा में कह लो कि वाइड स्प्रेड हुआ था, फैला था। इट वाज स्टिल लिमिटेड, फिर भी ये कुछ गांव और कुछ नगरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब लेकिन वो चाहते थे कि पूरे मूवमेंट को इसी पूरे के पूरे इंडिया के अंदर फैलाया जा सके, भारी मात्रा में लोग इसमें शामिल हो। बट ही वाज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट could be organized without bringing the Hindus and Muslim closer together। बट उनको इतना भी पता था कि जब तक हिंदू और मुसलमान आपस में क्लोज आके इस संगठन को नहीं चलाते तो इस चीज़ के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। अब हमारे पास क्या था? द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड, पहले जो विश्व युद्ध का अंत हो चुका था विद द डिफीट ऑफ ऑटोमिक तुर्की। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो तुर्की को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पे जो ऑटोमन वहाँ का शासक था, एक कड़ी संधि के समझौते की जो अफवाह थी उसके लिए फैली हुई थी। देयर वर रूमर्स, ये भी मैंने आपको बताया अभी अफवाह, दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ऑटोमन एम्पायर हु वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। उसको इस्लामी वर्ग का कह लो कि खलीफा माना जाता था। तो खलीफा की तरफदारी के लिए बॉम्बे में जो मार्च 99 में एक खिलाफत कमेटी भी बनाई गई थी, ठीक है। द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज हर तुर्की पॉलिसी। जो मुस्लिम थे वो चाहते थे कि जो तुर्की की पॉलिसी है उसको चेंज किया जाए। खलीफा कमेटी was formed under a leadership of मौलाना आज़ाद एंड अजमल खान एंड हसरत मोहानी, ठीक है। इसके लिए जो कह लो कि मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों ने इस कमेटी को चलाया, ठीक है। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक
the brothers and Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issues। इस इशू को लेके यूनाइटेड एक नेशनल लेवल पे एक यूनिटी को बनाया जा सके और चलाया जा सके। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको इतना वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम कोशिश करते हैं इसको यहीं पे ख़त्म करने की। बाकी हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय अदर वीडियोस गाइज। ये जितनी भी वीडियोस है ये फुली आपकी हेल्प के लिए है। मेरा मोटिव यही है कि जितनी भी कह लो कि क्लासेस हैं या जहाँ तक भी पॉसिबल हो सके मैं बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। उम्मीद करते हैं जो भी आपको लर्निंग मटेरियल मिल रहा है दैट इज़ सो हेल्पफुल फॉर ऑल द क्लासेस। ओके गाइज, बाय।